नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान शिवानी उपन्यास कथ्य और शिल्प भाग 2 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने शिवानी के उपन्यासों के कथ्य के विषय में जानकारी ली। उसमें हमने देखा कि शिवानी ने अपने उपन्यासों की नायिकाओं को अद्वितीय सौंदर्य से युक्त दिखाया है और उनका ये मानना है कि क्योंकि नायिकाएं ईश्वर की कृतियां हैं इसलिए वो अनुपम हैं। मायापुरी उपन्यास की शोभा का अद्वितीय सौंदर्य उसके जीवन में हलचल मचा देता है। लेखिका ने उसके सौंदर्य का अंकन करते हुए लिखा, उसकी पांडु श्वेत मिश्रित आनंद श्री पर तीव्र विद्युत रश्मियां पड़ रही थीं। उसके अधर पल्लव भय मिश्रित लज्जा से परिस्पंदित हो रहे थे और वह मंजरी की आड़ में अपने को छिपाने का यथाशक्ति प्रयत्न कर रही थी। 14 फेरे उपन्यास में अहल्या के सौंदर्य का चित्र बहुत सुंदर लेखिका ने अंकित किया है कि लाल साड़ी की आभा में उसके गुलाबी कपोल और भी आरक्त हो उठे थे। सुकुमार हाथों की शुभ्रता लाल लाल कामदार चूड़ियों में और भी निखर उठी थी। इस प्रकार के विवरण से शिवानी जी की नायिकाओं का एक चित्र सा पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो नायिकाएं मानो उपन्यास के पृष्ठों से निकलकर उनके सामने उपस्थित हैं। कालिंदी उपन्यास में कालिंदी के रूप सौंदर्य को देखकर उसके स्वयं के पिता भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कैसा दिव्य रूप था लड़की का। साक्षात अष्टभुजा, शायद गंगोली हाट की अष्टभुजा ही पर्वत मंदिर छोड़कर सामने खड़ी हो गई है। नारी क्योंकि एक अनुपम कृति है इसलिए उसका सौंदर्य आप उसे जिस भाव से देखते हैं, उसे कन्या के भाव से देखते हैं तो उसका एक अलग ही सौंदर्य हमारे सामने उपस्थित होता है। अगर आप उसे पत्नी के रूप में देखते हैं, प्रेमिका के रूप में देखते हैं, माँ के रूप में देखते हैं, तो सभी रूपों में उसका जो वैभव है, उसकी जो आभा है, उसका जो सौंदर्य है, वो निखर कर आपके सामने उपस्थित हो जाता है। लेखिका ने अपने उपन्यासों में नारी के विभिन्न रूपों को, विशेषकर पतिपरायण रूप, सेविका रूप, चरित्रवान और उसके साथ ही कुल्टा स्वार्थी रूपों को लिपिबद्ध किया। आदर्श नारियों को अगर हम देखें तो मायापुरी की शोभा, कालिंदी उपन्यास की कालिंदी, चल खुसरो घर अपने की कुमुद इसी प्रकार की नायिकाएं हैं। दूसरी ओर विषकन्या का उपन्यास की स्वार्थी कुल्टा मनोवृत्ति से युक्त नायिका कामनी भी हमारे सामने आती है। बहन दामिनी जैसे रूप रंग होने के कारण कामनी अपने जीजा को अपने रूपाकर्षण में फंसा लेती है। तो कहने का अर्थ ये है कि शिवानी ने दोनों ही प्रकार की नायिकाओं का अंकन अपने उपन्यासों में किया है, जहां वो सद्गुणों, आदर्श गुणों से युक्त हैं और दूसरी ओर कामनी जैसी महिलाएं, स्त्रियां, नायिकाएं जो स्वार्थी हैं, कुल्टा हैं और जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी सीमा तक गिर सकती हैं। शिवानी ने अपनी नायिकाओं को सबल बनाया है। वो अपने प्रति होने वाले अन्याय का प्रतिशोध लेती हैं, अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती हैं,
चुपचाप एक कोने में जाकर आंसू नहीं बहाती, परिस्थितियों से समझौता नहीं करती हैं, उनसे डटकर मुकाबला करती हैं, आगे बढ़ती हैं। तर्पण कहानी की पुष्पा पंत ये बात कभी नहीं भूल पाती कि भोला दत्त के अनाचार के कारण उसके माता पिता का देहावसान हुआ था और इसीलिए स्कूल में उसे अपने सम्मुख एक आयोजन में देखकर वो पुनः उस पीड़ा को झेलती है जो उसके साथ बचपन में अन्याय हुआ था और इसलिए वो तंबू गाड़ने के लिए लाया गया घन उठाकर भोला दत्त के सिर पर मार देती है। लेखिका की उक्ति है, जैसे चितई मंदिर के पथरीले प्रांगण में जटाधारी नारियल फट से फूटता है, ऐसे ही भोला दत्त का सिर फट से दो समान फांकों में फट कर रह गया। शिवानी की नायिकाएं अपने विषय में सोचती हैं। वो अपनी आकांक्षाओं, अपने सपनों, अपनी इच्छाओं के प्रति जागरूक हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने सपनों को पूरा कर ही पाएं, किंतु वो जानती हैं कि उन्हें अपने जीवन में क्या चाहिए और इसके लिए वो परिवार और समाज से विरोध भी करती हैं। कृष्ण वेणी उपन्यास में वेणी के पिता उसका विवाह नहीं करना चाहते और वेणी उनका विरोध करती है, उनसे प्रश्न करती है, उनसे पूछती है, मैं जानती हूँ डैडी आप मुझे क्यों रोक रहे हैं, आप नहीं चाहते कि मेरी शादी हो। वह व्यक्ति चाहे भास्करन हो या और कोई, सोने के अंडे देने वाली बत्तख हूँ आपकी, भला आप मुझे इस घर से कैसे जाने देंगे। तो यहाँ बेटी ये बात जानती है कि उसके पिता उसका विवाह केवल इसलिए नहीं करने देना चाह रहे क्योंकि वो उन्हें आर्थिक रूप से सहायता दे रही हैं। रथ्या उपन्यास की बसंती सर्कस में अपने नृत्य के माध्यम से पर्याप्त धन संचित कर लेती है। विमलानंद जब उससे मिलने जाता है तो उसके पास कल्पनातीत वैभव को देखकर विस्मृत हो जाता है और उसे ये लगता है कि इस धन के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ये धन केवल उचित कार्यों के माध्यम से संचित नहीं किया गया। शिवानी जी ने अपनी नायिकाओं को अत्याचार के विरुद्ध खड़ा हुआ दिखाया है। मायापुरी उपन्यास की शोभा का जीवन विधाता ने पहले ही लिख दिया था और शायद उस भाग्य को लिखते समय उन्होंने काली शाही का प्रयोग किया था। संघर्ष से भरा हुआ जीवन, 3 भाइयों और मां के पालन पोषण का दायित्व शोभा को शहर ले आता है जहां उसकी भेंट सतीश से होती है। ये संबंध बहुत दूर तक आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि शोभा से मिलने से पहले ही सतीश का विवाह सविता से निश्चित हो चुका था। शोभा जब वापस आती है तो उसका एक भाई हैजा के कारण मृत्यु को प्राप्त हो चुका था और मां विक्षिप्त हो जाती है। शोभा के पास संघर्ष करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रहता। उपन्यास अतिथि की जया मुख्यमंत्री के असभ्य पुत्र से विवाह करके सुखी नहीं थी।
धन दौलत था, ऐश्वर्य था, किंतु कहीं पर भी मन को खुश करने के साधन नहीं थे। अतः वो आईएएस की परीक्षा देती है, उत्तीर्ण होती है और कलेक्टर बन जाती है। नारी जीवन की सार्थकता शिवानी जी ने मातृत्व में स्वीकार की है। तीसरा बेटा उपन्यास में सावित्री बहुत सोच समझकर ट्रेन में लावारिस पड़ी बच्चे को अपना लेती है। बहुत सारे प्रश्न उसके मन में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। उसे लगता है कि वो जिस बच्चे का उत्तरदायित्व ले रही है, परिवार और समाज उसका विरोध तो नहीं करेंगे, वो सही कार्य कर रही है या नहीं, किंतु अंत में ममत्व विजयी होता है। कैंजा उपन्यास में नंदी सुरेश भट्ट की एक पगली से जन्मी अवैध संतान को, जिसका नाम रोहित है, उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। रोहित को किसी भी प्रकार से कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो, समाज उस पर कोई उंगली ना उठाए, इसीलिए वो सुरेश के अंतिम क्षणों में उससे विवाह भी कर लेती है। पिता की मृत्यु पर जब रोहित को उसकी नानी बताती हैं कि नंदी तुम्हारी कैंजा है, यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि कैंजा का अर्थ है सौतेली मां, तो इस रहस्योद्घाटन पर रोहित शुद्ध हो जाता है, आक्रोश से भर उठता है, क्योंकि सौतेली मां का जो चित्र समाज और परिवार उपस्थित कर देते हैं, यहां तो वो कुछ भी नहीं था। नंदी अपने बच्चे की तरह रोहित को पालती थी, इसलिए वो कहता है मैं तुमको कैंजा नहीं कहूंगा, कभी नहीं। लेखिका की मनता, त्याग, सेवा, समर्पण से युक्त नायिकाएं दूसरों की संतान को भी अपनाकर नवजीवन प्रदान करती हैं। मायापुरी की शोभा को ले लीजिए, या करिए क्षमा उपन्यास की हीरावती, अथवा कालिंदी उपन्यास की कालिंदी। ये सभी ऐसी नायिकाएं हैं जो किसी और की संतान को अपना समझकर पालती हैं। अनजान शिशु को देखकर नारी हृदय किस प्रकार से ममत्व से भर उठता है, इसका चित्रण लेखिका ने तीसरा बेटा उपन्यास की सावित्री, किंशनुली की काकी, कैंजा की नंदी, भूमि सुता उपन्यास की अनुराधा के माध्यम से किया है। कौमार्य नष्ट होने के उपरांत नारी को परिवार और समाज में प्रताड़ित होना पड़ता है। वह प्रतिशोध में केवल उसके पास दो ही मार्ग हैं, या तो वो अपने साथ अनाचार करने वाले व्यक्ति से प्रतिशोध ले, जैसे तर्पण उपन्यास में पुष्पा पंत ने भोलानाथ तिवारी को मारकर प्रतिशोध लिया था, या वो वैश्यावृत्ति अपनाने के लिए बाध्य हो जाती है। किंशनुली उपन्यास में काकी अकेली उन्मादग्रस्त गर्भवती किंशनुली की अवैध संतान को समाज से विरोध करके पालने का संकल्प लेती है। वो कहती है, क्या अपनी इस अवस्था के लिए अकेली किस्सा ही अपराधनी है? जिसने इस नाबालिग असहाय उन्मादग्रस्त छोकरी का सर्वनाश किया है, उसे ढूंढकर पकड़ लाए तुम्हारा समाज, तब मैं जानूं। दोष किसी का और दंड कोई और भोगे, ये कहाँ का न्याय है जी?
कृष्णुली कहीं नहीं जाएगी। मैं पालूंगी उसकी संतान को, भले ही तुम्हारी बिरादरी हमारा हुक्का पानी बंद कर दे। मोहब्बत उपन्यास में वैदेही अपनी माँ के बार बार समझाने पर भी रॉबर्ट की अवैध संतान को जन्म देती है। उसकी ममता उसे गर्भ से मुक्त होने की कल्पना मात्र से ही सिरहा देती है। किंचुली का डांट इस उपन्यास में अर्धविक्षिप्त कृष्णुली से वासनात्मक संबंध स्थापित कर शास्त्री जी किंचुली को उसके हाल पर छोड़कर स्वयं पश्चाताप से युक्त हो यात्रा के लिए निकल जाते हैं और वहां से पश्चाताप से भरा हुआ एक पत्र लिखते हैं जिसमें वो स्वीकार करते हैं कि इस बच्चे का पिता मैं हूं। किंतु उससे पूर्व गर्ग गोत्र में होने के कारण उन्हें इस बात का पश्चाताप था कि उनसे इस प्रकार का कर्म हुआ। जाने कितनी बार वो स्टेशनों पे उतरे, वो वापस जाना चाहते थे, किंतु वो हिम्मत, वो साहस उनमें नहीं था और इसलिए वो पत्र द्वारा बताते हैं कि तेरी काकी का ये अधम पति ही उसका जनक है। शिवानी जी ने अपने साहित्य में समाज की दृष्टि में घृणित समझने वाली वैश्याओं के त्रासदपूर्ण जीवन को भी सहानुभूति से उभारा है। कैंसा उपन्यास में सुरेश भट्ट की प्रथम विवाहिता विवाह से पूर्व वैश्या का कार्य करती थी। करिए क्षमा उपन्यास में श्रीधर का समाज में पर्याप्त मान सम्मान था, अतः वैश्या हीरावती अपने नवजात शिशु का चेहरा उनके पिता और प्रेमी श्रीधर से मिलने के कारण निर्ममता से अपने पुत्र की हत्या कर देती है। रथ्या उपन्यास की बसंती विपरीत परिस्थितियों में वैश्या जीवन अपनाने के लिए बाध्य है। विमल का पिता उसे अपनी पुत्र वधू स्वीकार नहीं करते, फलतः वे सर्कस वालों के साथ भाग जाती है। वहां सर्कस का मैनेजर उसके साथ अनुचित व्यवहार करता है, अंततः उसे वैश्या जीवन अपनाना पड़ता है। लेखिका ने इस संदर्भ में लिखा है, स्त्री इसलिए वैश्यावृत्ति धारण करती है कि उसको अपने जीवन में कभी भूल से या मनुष्य के बल प्रयोग से सामाजिक बंधनों, धर्म और संस्कृति की दृष्टि से शील भ्रष्ट होना पड़ता है। कोई भी स्त्री स्वेच्छा से इस वृत्ति को अपनाना नहीं चाहती। वैधव्य की असहनीय पीड़ा, संत्रास को लेखिका ने पाथेय उपन्यास की तिलोत्तमा, करिए क्षमा उपन्यास की हीरावती, रति विलाप उपन्यास की अनसुया के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। नारी जीवन में वैधव्य जब आता है तो मानो उसका संपूर्ण जीवन ही बिखर जाता है। शिवानी के समय में श्वेत वस्त्र पहनने के लिए बाध्य किया जाता था। किसी भी मांगलिक आयोजनों से उसे निष्कासित कर दिया जाता था और अधूरे अकेले जीवन को जीती विधवा के लिए पुनर्विवाह भी निषेध था। लेखिका ने अपने उपन्यासों में नारी के विधवा जीवन का संघर्ष
बहुत ही मार्मिक और यथार्थ रूप में अंकित किया है। इस दृष्टि से उदाहरणार्थ हम रति विलाप और पाथेय उपन्यासों को ले सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यल्प भौतिक संसाधनों, समुचित उपचार की कमी के कारण अंधविश्वास अपने चरम पर होता है। कुष्ठ रोग छूत का रोग माना जाता था। धारणा ये थी कि व्यक्ति को कुष्ठ रोग उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के परिणाम स्वरूप मिलता है और इसलिए उससे दूर रहना चाहिए। यदि आप उसके पास जाते हैं तो आपको भी वो रोग संक्रमित कर लेगा। कृष्णवेणी उपन्यास का भास्करन, पाथेय उपन्यास का प्रतुल, कृष्णकली उपन्यास में कृष्णकली की मां और पिता, करिए क्षमा उपन्यास का अग्रेज साहब, इन सब को कुष्ठ रोगों से युक्त हो मृत्यु को प्राप्त होते क्षणों की मार्मिकता के साथ लेखिका ने अंकित किया है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात को भी अंकित किया कि मनुष्य में मानवीय गुणों का होना बहुत जरूरी है। कृष्णकली उपन्यास की डॉक्टर पैट्रिक कुष्ठ रोगियों की सेवा को ही अपना जीवन धर्म मानती हैं। कृष्णकली की कली कुष्ठ रोगी पार्वती और पिता अज़दुल्ला की संतान है, जिसका पालन पोषण पन्ना नामक वेश्या करती है। कृष्णवेणी उपन्यास में भास्कर का पिता कुष्ठ रोगी है। वो कुछ समय तक समाज से अपने इस रोग को छुपाता है, क्योंकि उसे पता है कि समाज उसके रोग को छूत का रोग मानता है, इसलिए कोई भी उसके पास आकर 2 मिनट के लिए बैठेगा नहीं। कृष्णवेणी में करुणाकरण धनाभाव के कारण अपने कुष्ठ रोग का समुचित इलाज नहीं करा पाता और धीरे धीरे उसके अंग गलते रहते हैं, सड़ते रहते हैं। उपन्यास में करुणाकरण का पड़ोसी कहता है, ना जाने कब से छुपाता, हम मोहल्ले वालों का सर्वनाश करता रहा। अजी साहब, हम बाल बच्चे वाले हैं। जब हाथ पैर झड़ गए और दुर्गंध आने लगी तो मैंने ही सबसे पहले कॉर्पोरेशन को लिखा था। रति विलाप उपन्यास में अनसुया का विवाह एक अन्य ऐसी ही बीमारी से वाले रोगी से करा दिया जाता है, जिसे असाध्य समझा जाता है। ये रोग है मिर्गी का रोग। विडंबना ये होती है कि अनुसुईया की विवाह की प्रथम रात्रि में ही उसका पति मृत्यु के काल में चला जाता है। सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखकर अनुसुईया के ससुर उससे कहते हैं, अनु बेटी, समाज तो सगे भाई बहन के एकांतवास को भी अच्छी दृष्टि से नहीं देख सकता। फिर दुर्भाग्य से मैं विधुर हूं और तुम विधवा। एक दिन समाज में जाति और वर्ण के साथ आर्थिक दृष्टि से भी सामाजिक वैषम्य को हम देख सकते हैं। समाज में कुछ लोग बहुत अधिक धनाढ्य हैं। उनकी चिंता ये है कि वो अपने धन को किस प्रकार से व्यय करें, किंतु यहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो दिन रात संघर्ष करने के उपरांत भी पर्याप्त भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाते। शिवानी ने अपने उपन्यासों में इन दोनों ही प्रकार के वर्गों का अंकन किया है। इसके साथ ही उन्होंने समाज में व्याप्त राजनीतिक भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, शोषण इत्यादि का भी मार्मिक चित्रण किया। संपन्न लोग अपनी संपन्नता का प्रदर्शन करते हैं और उनकी जीवनचर्या को देखकर निम्न वर्ग के लोग उन जैसा बनने की कोशिश में भ्रष्टाचार, विभिन्न प्रकार के कार्यों जैसे चोरी करना, डाका डालना इत्यादि में संलग्न हो जाते हैं। संपन्न धनाढ्य वर्ग के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली को लेखिका ने 14 फेरे, मायापुरी, चल खुसरो घर अपने में अंकित किया है। मध्य वर्ग वो वर्ग है जहां व्यक्ति अपनी इच्छाओं को मारकर जीवन यापन करता है। सामाजिक रीति रिवाज, मान्यताएं, अवरोध, प्रतिरोध, ये सब सहता हुआ ये वर्ग अपने लिए मार्ग निर्धारित करता है। निरंतर समझौते की प्रवृत्ति हमें इस वर्ग में दिखाई देती है। रति विलाप कहानी की अनुसुईया जीवन यापन करने के लिए लखनऊ बनारस से जाकर साड़ियाँ खरीद कर लाती है और चौगुने दामों पर बम्बई की सेठानियों को बेचती है, जिससे वो अपने और अपने परिवार के लोगों का पालन कर सके। इसी प्रकार से कैंसा उपन्यास की नंदी तिवारी पिता की मृत्यु के उपरांत विक्षिप्त सी हो जाती है, पर कुछ समय के बाद अपने पिता की चीज़ों को घर से बाहर निकालकर उस घर को किराए पे दे देती है और अपने लिए छोटी मोटी नौकरी की खोज करने लगती है। शिवानी ने अपने उपन्यासों में इस प्रकार से समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को उद्घाटित किया है, जहां उनकी नायिकाएं सबला हैं, विपरीत परिस्थितियों से टकराती हैं, अपने अकेले दम पर अपने पारिवारिक दायित्वों का वहन करती हैं और अपने लिए समृद्धि के मार्गों को आगे खोजती हैं। अपने अगले वक्तव्य में हम उस समय के समाज में फैली राजनीतिक गतिविधियों के विषय में जानेंगे और तदुपरांत हम शिवानी के उपन्यासों में उन्होंने किस प्रकार के शिल्प को उभारा है, किस प्रकार से उन्होंने भावाभिव्यक्ति की है, इस के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।